बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़कात के मसाइल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किए थे तो वो ज़रा सवाल जवाब ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। एक तो हमने घोड़ों की ज़कात के हवाले से डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी का मौक़िफ़ यही है कि घोड़ों पे ज़कात नहीं है, क्योंकि आप सल्लम ने फरमाया कि मैंने घोड़ों पे ज़कात को तुम्हारे लिए माफ़ कर दिया, ग़ुलामों पे और घोड़ों पे ज़कात को तुम्हारे साथ माफ़ कर दिया। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद ये था कि वो फ़ी दिनार यानी एक घोड़े के हिसाब से 1 दिनार वो वसूल करते थे ज़कात की रकम, जब उन्होंने ये महसूस किया कि घोड़ों की कीमतें ज़्यादा चढ़ गई हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो तो ये था कि एक घोड़े की ख़रीदो फ़रोख्त हुई थी एक ऊँटनी के बदले में, लेकिन बाद उसकी मैंने और रवायतें देखी हैं तो उसमें 100 ऊँटों का तस्करा है, यानी एक घोड़ा जो है वो 100 ऊँटों के बदले में बिका था। उस पे फिर हज़रत उमर ने कहा था कि अच्छा, घोड़ों की इतनी कीमतें हो गई हैं तो ज़रा इस पे ज़कात लागू करो। तो उससे ये बात बाज़ अहले इल्म ने समझी कि अगर घोड़े की कीमत बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एक वैल्यूएबल एसेट हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक शार्ट क्लिप मैंने भी देखा था कि 95 मिलियन में एक घोड़ा बिक रहा था। ख़ास तौर पे ये जो रेस दौड़ के घोड़े होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है, जुआ लगता है, खैर वो एक पूरा बिज़नेस है उनका, घुड़ दौड़ जो है। तो वो फिर जो वैल्यूएबल एसेट है उसके ऊपर ज़कात होनी चाहिए, ये बात हमने कंक्लूड की थी। बाकी जो लोग एग्री नहीं करते तो वो ना दें, ठीक है, मतलब अगर उन्होंने रखे हुए हैं घोड़े तो ना दें। और इसमें जो नतीजा हमने निकाला था वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि मैंने माफ़ कर दिया। असल में नुक्ता ये है कि मैंने घोड़ों की ज़कात तुमसे क्या कर दी, तो माफ़ी उस चीज़ की होती है जो पहले अपना वजूद रखती हो। तो जब ये अल्फाज आ गए तो अब बाज़ अहले इल्म ने इससे ये समझा या उनकी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि ये माफ़ी के जो लफ्ज़ आए हैं ये इस माने में आए हैं कि कोई वजह है जिसकी वजह से माफ़ी मिली है, और वो वजह क्या है कि वो घोड़े फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है, या फिर यह है कि वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए थे। तो घोड़ा अगर फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल हो रहा हो या ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो तो फिर वो ज़कातेबल एसेट नहीं है। लेकिन अगर घोड़ा जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट है, शौकिया पाला हुआ है और वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात इंसान को देनी चाहिए। इस पे सवाल ये पैदा हुआ था कि क्या गाड़ी पे भी ज़कात है, तो गाड़ी भी जब तक वो ज़ाती ज़रूरत के लिए है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन हमने कंक्लूड ये किया था कि अगर किसी ने बल्ला भी रखा है, किसी स्पोर्टमैन का बल्ला भी उसने ख़रीदा है मिलियंस में, ठीक है, या किसी कलमकार का कलम उसने ख़रीदा है, तो ये एक वैल्यूएबल एसेट है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा गनी है, उसके पास इतना रुपया पैसा है कि वो एक बल्ले के लिए मिलियंस लगा सकता है, तो वो ज़कात पे करे। तो शौकिया अगर किसी ने हैवी बाइक रखी हुई है 70-80 लाख की, ठीक है, तो वो उसकी ज़कात पे करे। अगर शौकिया उसने 6-7 करोड़ की गाड़ी रखी है तो वो उसकी ज़कात पे करे। हाँ, ज़ाती इस्तेमाल के लिए महंगी गाड़ी भी रखी हुई है तो कोई हरज नहीं, अच्छा घोड़ा रखा हुआ है कोई हरज नहीं, उसकी ज़कात नहीं है। अब ये फ़र्क कौन करेगा? पूरी बात है ये उसी ने करना है जिसने देनी है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि सोने चांदी के अलावा जो कीमती पत्थर हैं उन पे फ़ुक़हा का कौल ये है कि ज़कात नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि जिस दौर में फ़ुक़हा ने ये बात की थी उस दौर में वो वैल्यूएबल एसेट नहीं थे, ठीक है। तो जिस उसूल के तहत करेंसी पे ज़कात फ़र्ज़ की गई, करेंसी पे ज़कात किस उसूल के तहत की गई कि वो एक एसेट है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू है, पेपर करेंसी की एक वैल्यू है, ठीक है, और वो वैल्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर कोई भी चीज़ जो है सोने चांदी के अलावा वैल्यूएबल हो और उसकी वैल्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, यानी ऐसे कीमती पत्थर हमने कहा था कि जिनकी रीसेल वैल्यू हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनकी रीसेल वैल्यू के ऊपर ज़कात होगी, जबकि वो कीमती पत्थर सोने के निसाब को पहुंच जाएं।
हमने कहा था छोटे मोटे पत्थर जो पहन लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। सोने का निसाब अच्छा खासा निसाब है, 7.5 तोले सोना तकरीबन वो 1.5 मिलियन बन जाता है, 1.5 मिलियन। तो इतने अगर किसी के पास कीमती पत्थर हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, ठीक है, प्लाटीनियम हो, वाइट गोल्ड हो, कुछ भी हो, तो वो एक वैल्यूएबल एसेट है। अगर उसकी रीसेल वैल्यू है तो उस पर ज़कात होगी। दूसरी बात हमने ये कही थी डायमंड्स के हवाले से। तीसरी बात हमने कही थी कि मकान के हवाले से मौक़िफ़ क्या है आम तौर पे उलमा का, कि उसके ऊपर ज़कात तब है जब वो रेंट आपको जो आ रहा है वो आपने सेव किया, 1 साल तक आपके पास पड़ा रहा, फिर वो तो वैसी सेविंग की ज़कात है, बात करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, हमने कहा था कि नहीं, ये बात समझ में आती है कि जो रेंट पे मकान आपने दिया हुआ है ये एक बिज़नेस एसेट है, और बिज़नेस एसेट में आप सेविंग को नहीं देखते। ठीक है, उसमें आप ज़कात देते हैं। उसमें ज़कात या तो आप एसेट के ऊपर देते हैं, जैसे आज बात आएगी ज़कात तिजारत, ठीक है, या फिर आप ज़कात देते हैं प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम कहते हैं ज़राए पैदावार, उनकी ज़कात नहीं होती, ज़कात प्रोडक्शन की होती है। तो हमने कहा था कि प्रोडक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो किराया, तो उस किराए की ज़कात दे, बशर्ते कि वो किराया कितना हो। निसाब क्या है? नहीं, 7.5 तोले। ठीक है, जब हमारा फतवा लेना है तो पूरा हमारा लेना है। ठीक है, हमारे नज़दीक निसाब क्या है, गनी होने के लिए निसाब क्या है, 7.5 तोले। 52 तोले चांदी सिर्फ चांदी के लिए निसाब है, बाकी चीज़ों के लिए निसाब क्या है, 7.5 तोले। ठीक है, और चौथी बात हमने क्या डिस्कस की थी, और क्या मसला था, हाँ, ज़ेवरात की ज़कात। वो ज़ेवरात जो औरतें पहनती हैं उनके बारे में आम तौर पे मौक़िफ़ क्या है फ़ुक़हा का, अइम्मा सलासा का, कि उसकी ज़कात नहीं है। हनाफ का मौक़िफ़ ये है कि उसकी ज़कात है। तो हमने कहा था हमें भी ये बात समझ में आती है कि उसकी ज़कात है, क्योंकि रवायतों में उसका ज़िक्र मिलता है। क्लियर है बात? बाकी अब इसमें कोई इख्तलाफ है आपका तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो लास्ट टाइम ना डिस्कशन ज़्यादा होगी, मैं देख रहा था कमेंट्स भी आ रहे थे लोगों के नीचे कि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बात किसी हद तक ठीक है, फिजिकल क्लास का कितना फ़ायदा तो होना चाहिए। हाँ, ये फ़ायदा तो होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ है, बस उसको अंडरस्टैंड करें कि देखिए हम फ़िक नहीं पढ़ रहे, हम कंपैरेटिव फ़िक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपैरेटिव फ़िक का मतलब ये है कि भाई मुख्तलिफ़ आरा सामने आएंगी, भले हम बेचैन हों किसी राय को सुन के, हमें हज़म ना हो, समझ ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन राय तो है। यानी हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे आप एक मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेडिकल साइंस में जो आपका प्रोफेसर है आप उसको बाउंड कर सकते हैं कि नहीं 10 राय है ना किसी मसले में, तो आपने हमें 2 बतानी है। भाई जब आप इल्म पढ़ने आते हैं तो राय तो सामने आएगी। ठीक है नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, साइड पे रखते हैं, लेकिन बेचैन ना हो उससे कि ये राय क्यों सामने आ गई और ये फलां ने दे क्यों दी। अब उसने दे दी, 1000 साल पहले दे दी, अब दे दी, मैं क्या करूं, उसने दे दी। ठीक है सर, असल में मेडिकल की फील्ड का ताल्लुक ना वो इस्लाम से या कहने का आखिर से नहीं है। ठीक है, इस मामले में ना ये होता है माइंडसेट के कोई ना हम वो सुन्नत के मुताबिक और हदीस के मुताबिक और कुरान के मुताबिक की वो उसके खिलाफ कोई चीज़ ना आए हमारे पास, इसलिए वो उसको कट डाउन कर रहे हो, ये वजह है। देखिए ना, आपका एक तारीख़ी और फ़िकी ज़ख़ीरा है। जब हमने सब्जेक्ट का नाम रखा है कंपैरेटिव फ़िक, अगर हम उसमें सब की आरा नहीं देखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि मानेंगे, नहीं देखेंगे तो सही था। हाँ, अगर हम मिसाल के तौर पे देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक किताब लिखी, उसका मौजू था अखलाक। ठीक है, तो किसी मसले में मैंने लिखा कि हज़रात सूफिया का मौक़िफ़ ही है। देखा कि आपने सूफियों का मौक़िफ़ क्यों बयान कर दिया। मैंने कहा भाई उनका है, मैंने यही कहा कि उनका है, मैंने ये कब कहा कि मेरा है। अब मतलब ठीक है, तो हाँ, असल बात यह है कि कोई हरज नहीं है इसमें, इसकी एक्सेप्टेंस पैदा करें। ठीक है, कि हम कंपैरेटिव फ़िक पढ़ें, हर किस्म की राय आएगी। ठीक है, ऐसी भी कि जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होगी, और ऐसी भी कि हम कहेंगे नहीं यार बहुत अच्छी राय है। ठीक, तो बस सिर्फ हमने डिस्कस करना है। नॉलेज के लिए सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं।
तो जो नहीं करना भाई। बस सुन लें, हम ये कह रहे हैं कि अभी हम सुनने पे तैयार नहीं है, ये सुनने सिर्फ सुन लें, ठीक है। सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। सर सुन के ऑब्जेक्शन तो कर सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन कर लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर मेरी राय होगी तो मैं जवाब दे दूंगा, किसी और की राय पे ऑब्जेक्शन है तो उनकी कब्र पे जाके सवाल कर लें। नहीं सर आप बता रहे हैं, आपसे कुछ नहीं नहीं, जाहिर बात है, मैं तो किसी का तर्जुमान तो नहीं ना लगा हुआ, अब रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो ना, ठीक है। हाँ, मेरी राय पे आप इतराज़ करेंगे तो फिर आपको हक पहुंचता है, ठीक है। फिर मैं आपको रिस्पांस भी करूंगा कि भाई मुझे ये समझ इस तरह से आती है। क्लियर हो गई बात? सर वो जी, कर्ज जो दिया हो उस पे 4 राय थी, उसमें से बता दें आपके मुताबिक कौन सी? कर्ज जो आपने किसी को दिया है तो उसमें अगर कर्ज मिलने की उम्मीद है, ठीक है, तो फिर तो आप उसकी ज़कात देंगे और हर साल देंगे। और अगर कर्ज, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके मिलने की आपको उम्मीद भी है। बाकी जो आपने कर्ज दिया हो तो उसका सवाब आप अल्लाह से ले लें। हमने कहा था कि कर्ज कोई किसी को एवं नहीं देता, ऐसे ही है ना। यहाँ तो दुनियावी मनफियत सामने होती है कि आज इसको दे रहा हूँ, कल ये मेरे कुछ काम आएगा, या फिर आपके ज़हन में आखिरत की मनफियत होती है, ठीक है, तो वो आपने ले ली, बस ठीक है, सवाब ले लिया। अब छोड़ो इस बात को कि जी वो डिवैल्यू हो रहा है। जब सवाब के लिए दिया, आखिरत के लिए तो आखिरत के लिए दिया, दुनियावी फ़ायदे के लिए दिया तो दुनियावी फ़ायदा ले लोगे, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। लेन देन का उसूल चलता है दुनिया में, एक तरफा तो गाड़ी नहीं ना चलती, ठीक है। दोनों हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलता है ना, ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा हाथ मिलाता रहे दूसरा खींचता रहे तो हाथ तो नहीं मिलता है, ठीक। कर्ज भी फिर निसाब के मुताबिक होगा, फिर ज़कात उसपे होगी। हाँ, कर्ज निसाब के मुताबिक होगा, फिर उसके ऊपर ज़कात होगी, ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऐसा कर्ज कि जिसके मिलने की उम्मीद ना हो, तो अगर वो मिल जाए तो मतलब ये कि मौजज़ा हो गया, ठीक है। अब शुक्राने के तौर पे 1 साल की ज़कात निकालें हैं जी। कर्ज इंडिविजुअली निसाब के मुताबिक हो या सारे एसेट्स मिला के कर्ज को डाल के फिर निसाब से ऊपर जाना है? नहीं, मतलब सारे एसेट, हमने ये बात अलहदा से की थी कि कौन से एसेट्स हमने मिलाने। ज़म्मुन नकदैन का मसला आया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि कौन से एसेट्स हमने मिलाने, ठीक है। तो हमने कहा था कि करेंसी जो है, पेपर करेंसी, ये एक जिन्स है, उसको आपने मिला लेना है, ठीक है। लेकिन उसको सोने और चांदी के साथ नहीं मिलाना। सोना एक अलहदा जिन्स है, चांदी एक अलहदा जिन्स है, पेपर करेंसी एक अलहदा जिन्स है, ठीक है। चेक्स वगैरह हो गए, सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ये पेपर करेंसी में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास कैश पड़ी है और कुछ कर्ज है तो इसको आप मिलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है और कर्ज कैश में है तो फिर आप इसको नहीं मिलाएंगे, इल्ला ये कि आपने किसी को कर्ज भी गोल्ड की सूरत में दिया हो, फिर आप मिलाएंगे। नेक्स्ट चलें जी आगे। जी, एक और क्वेश्चन। सर वो आपने कहा था कि घरों के लिए किराया वो लेना चाहिए अगर निसाब है, तो वो ये समझ नहीं आती कि वो हम कब से उसकी मुद्दत शुमार करना शुरू करेंगे, यानी मुआहदा होने पे फिर वाली राय की है आपके नज़दीक? नहीं, उसमें ये है कि जब आपके पास किराया आ जाए ना, जब आपके पास किराया आ जाए, ठीक है। बाद औक़ात आप, हमारे यहाँ तो यह है कि एडवांस किराया ले लेते हैं। तो आपके पास एक होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो आपके पास क्या है, अमानत है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। हाँ, जो आपके पास किराया आ रहा है, एडवांस किराया आ रहा है, तो उसमें से 2.5% निकालना चाहिए। अगर तो सालाना किराया आपका 7.5 तोले सोने के बराबर हो जाता है, उससे कम है तो वो मेरे ख्याल में आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है। सर अगर एडवांस नहीं आ रहा उस केस में फिर ये है कि अगर महीने के बाद आ रहा है तो फिर जब किराया मिलेगा तो उस वक्त आप उसमें से 2.5% निकालेंगे। साथ ही हाँ, उसको बिजनेस एसेट शुमार करते हुए। सर ये एडवांस जो है, ये अमानत तो इस सूरत में वो रख ली है आपने, वो तो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं नहीं, एक होता है एडवांस किराया और एक होते हैं, आपने हाँ, अमानत का लफ्ज़ हाँ, एक है सिक्योरिटी। 2 चीज़ें वो करते हैं ना, जब आप मकान किराए पे देते हैं तो आप सिक्योरिटी भी लेते हैं, जिसमें होता ही है कि 1 माह का आप किराया लेते हैं और 3 माह का जो किराया होता है वो आप सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखते हैं कि बंदा छोड़ के भाग ही ना जाए, या बिजली की बिल उसके पेंडिंग हो तो बाद में मेरे खाते में ना पड़ जाए। तो वो जो सिक्योरिटी है वो अमानत होती है, वो यूज़ कर रहे हैं ना, जिसने सिक्योरिटी रखी है वो यूज़ कर रहा है। बहरहाल उसके पास अमानत है, अगर वो चला जाएगा तो उसको वापस करनी पड़ेगी उस पर कोई बात जी। सिक्योरिटी बात नहीं है। सिक्योरिटी पे ज़कात नहीं है ना, वो उसकी रकम।
मिसाल के अक्सर ऐसे सुनने में आता है कि 10 लाख सिक्योरिटी जी जी इस जगह पे आ गई, तो उसने उससे भी उसको पता है कि मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का एग्रीमेंट है, तो उसमें वो बिजनेस शुरू कर देता है और उसकी वो उससे जादू करता है, उससे वो फायदा उठाता है। तो उस पर ऐसी है ह्यूज अमाउंट है, तो उस पर वो ज़कात अगर उस पर लग रही है तो वो कुछ देगा नहीं, क्यों? लेकिन बस असल बात ये है कि वो माल किसका है, आपने उसको वापस करना है कि नहीं करना। वो तो वापस करना है, तो ज़ाहिर बात है मालिक उसका एक है कि दो है, एक ही तो जो मालिक है वो ज़कात देगा। अब उसका तयन आप कर लें कि आप हैं कि वो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस रुपए पैसे का मालिक कौन है, तो जो मालिक है वो ज़कात देगा। इससे वो मखरूज आदमी ज़कात नहीं देगा अगर वो उसने 10 लाख 20 लाख की। ज़ाहिर बात है मकरूज़ ने मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने कर्ज़ लिया 50 लाख, ठीक है, तो वो ज़कात नहीं देगा ना। मकरूज़ कौन देगा? क़ारिज़ देगा, कर्ज़ देने वाला है, ठीक क्योंकि उसकी मिल्कियत है, जिसकी ओनरशिप है। ज़कात किसके ऊपर है? मालिक के। मालिक। तो मालिक कौन है? ठीक। सर सॉरी सर बस ये क्लियर कर देंगे कि जैसे वो किराया आएगा उसकी वो निकाल देगा, इसमें साल की कोई शर्त नहीं कि साल एक हिजरी साल वेट करना है उसके गुजरने से। देखिए वो साल नहीं, या तो यूँ भी कर सकता है कि सालाना निकाल ले, मतलब साल का किराया आता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो साल में उसका किराया जो है मिसाल के तौर पे अगर उसका किराया है 10,000, वैसे ही हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, अभी हम वैसे तो कह रहे हैं कि इतनी मिनिमम अमाउंट पे ज़कात नहीं होती, लेकिन वैसे मिसाल के तो साल का उसका 1,20,000 हो गया, तो 1,20,000 पे वो ज़कात निकाल ले सालाना। एक साल बाद हाँ, 1 साल बाद निकाल ले। या फिर ये है कि मंथली अगर उसको आसानी लगती है, जैसे ये बात आगे आएगी कि ज़कात आप इंस्टॉलमेंट्स में भी निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को मंथली आसानी लगती है, इकट्ठे निकालना मुश्किल लगता है, तो मंथली भी निकाल लें। वो तो ये है कि ज़कात कैसे निकालनी है, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। सालाना भी निकाल सकते हैं आप, उसको मंथली भी निकाल सकते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, नफ्स मसला से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो आसानी की खातिर। फ़ुक़हा भी कहते हैं इसकी इजाज़त है, और वैसे दीन में भी इतनी वसअत है। सर ये जो हमारा सालाना ना एक किराया गवर्नमेंट लेती है टैक्स की सूरत में, समझे 11 माह का हमारे पास किराया था, तो 1 साल 1-2 माह का होता है, तो वो गवर्नमेंट लेती है, तो अभी एज ए ज़कात तो हो गया ये टैक्स लग गया? नहीं, उस पर बात हमने की थी, टैक्स ज़कात में नहीं आता। सर ये 1 साल का मुआहिदा हुआ है तभी ये होगा ना, 7 से कम का किराए का मुआहिदा था तब बेशक वो पैसे बहुत ज़्यादा है, तब नहीं ज़कात देगा वो बंदा। नहीं, देखिए फिर भी वो ज़कात देगा, क्योंकि वो बिज़नेस एसेट तो है। हाँ, बिज़नेस एसेट है, और ये है कि मुआहिदा एक से ख़त्म होता है दूसरे से हो जाता है, दूसरे से ख़त्म होता है तीसरे से हो जाता है। जैसे देखिए ना कि ये आपके ये जो बड़े बड़े ये बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चौराहों के ऊपर, अब ये लाखों में जो है वो इनका रेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो वो किसी ने 1 हफ़्ते के लिए ले लिया, किसी ने 2 हफ़्तों के लिए ले लिया। ये ऐसी है जैसे रेंट ए कार पे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये तो मामला चलता रहता है। एक ने फ्लैट छोड़ा, दूसरे ने ले लिया, तो मामला चलता रहता है। सर प्लॉट का बता दें, तो इंस्टॉलमेंट से अपने प्लॉट लिया हो तो किस्तें आपकी जारी होंगी? आपने जो प्लॉट लिया है ना, जाहिर बात है वो भी आपका एसेट है। हाँ, अगर तो आपने ज़ाती ज़रूरत के लिए प्लाट रखा है, ज़ाती ज़रूरत से मुराद कि जैसे आपने मकान बनाना है, या आपने 2 प्लाट ले लिए कि एक को बेच के मैं दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लूँगा, इस पे ज़कात नहीं है। ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए जो प्लाट लेते हैं उस पे ज़कात नहीं है। जो प्लाट आपने बच्चों के लिए ले लिया कि बड़े होंगे, शादियां करके इनका घर बना देंगे, उस पे भी ज़कात नहीं है। ज़कात उस प्लाट के ऊपर है जो बिज़नेस एसेट है, ठीक है, जिसको आपने इसलिए रखा हुआ है कि कीमत अच्छी लगेगी तो मैं इसको निकाल दूंगा, तो ये एक बिज़नेस एसेट है, और बिज़नेस एसेट के ऊपर ज़कात होती है। सर लेकिन अभी आपकी मिल्कियत में नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स की है। जी, तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी हैं, अगर वो 7.5 तोले सोने के बराबर हो गई तो फिर उसकी ज़कात है, और अगर वो 7.5 तोले सोने से कम है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। ठीक, तो प्लाट के बारे में सबसे पहले ये वाज़े करना है, अपनी नीयत को क्लियर करना है कि मैंने इस पे अपना घर बनाना है, अपने बच्चों का बनाना है, तो फिर वो ज़कातेबल एसेट नहीं है। और सिर्फ इसलिए मैंने ख़रीदा है कि जैसे हमारे यहाँ देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी का एक पूरा रियल स्टेट पूरा एक बिज़नेस है, सबसे मतलब कहते हैं कि जी पैसे वाला बिज़नेस ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो कम बिजनेस आजकल की चली है, यानी जो भी अच्छा एक अर्न कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे ना, जी तो उसका वो सेकंड जो है ना वो सेविंग हो रही है, तो वो प्लॉट ले लेते हैं। हम प्लाट ले लेते हैं, तो इसलिए अगर आप उसको एज अ बिज़नेस एसेट लेते हैं तो बिज़नेस एसेट के तौर पे उस पर ज़कात होगी। उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना, उसके ऊपर 2.5% आप देंगे, बशर्ते कि वो प्लाट कितना हो, निसाब को पहुंच जाए। और निसाब क्या होगा?
ये 7.5 तोले। डॉक्टर साहब अगर वो 7 साल पड़ा हुआ है तो जो 7 साल की उसने नहीं दी ज़कात, तो मार्केट वैल्यू पे फिर हर 7 साल पे वो करेगा या फिर नेचर को डिफरेंट रखेगा? वो यही है कि हर साल की जो है वो एक अंदाज़न मार्केट वैल्यू निकाल ले जो उसके जहन में आता है, ठीक है। अंदाज़न एक मार्केट वैल्यू निकाल के फिर उसके ऊपर ज़कात निकाल ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, ज़कात तिजारा। अभी तक हमने नकदैन की ज़कात पढ़ी है, करेंसी की, ठीक है, और करेंसी से मुतालिक चीज़ों की, सोने चांदी की ज़कात। नेक्स्ट क्या है, तिजारत, बिजनेस एसेट। तो जमहूर उलमा का कहना ये है, सहाबा हों, ताबीन हों और इसके बाद फुकाहा, कि माल तिजारत में ज़कात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुनन अबी दाऊद की रवायत है सामुरा बिन जुंदुब से कि आप सल्लम हमें हुक्म देते थे अन नुखरिज सदका, कि हम सदका निकालें, हम ज़कात निकालें उस माल में से कि जिसको हमने बै के लिए तैयार कर रखा हो, ठीक है। जिस माल को हमने बै के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तिजारत के लिए हमने निकाल रखा हो, उसमें से हम क्या करें, ज़कात निकाला करें। ये किसने कहा? हज़रत सामुरा बिन जुंदुब ने कहा कि हमें आप सल्लम ये हुक्म देते थे। इसी तरह दारकुतनी की रवायत है खैरत अबू ज़र से कि आप सल्लम फरमाए फ़िल इबिल सदक़ातुहा व फ़िल गनम सदक़ातुहा, ऊँटों में भी ज़कात है, ठीक है। इसी तरह बकरियों में भी ज़कात है, व फ़िल बकर सदक़ातुहा, गायों में भी ज़कात है, व फ़िल बज़ सदक़ातु, और माल तिजारत में भी, ठीक है। इसी तरह इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और सुनन बहकी वगैरह की भी रवायत है कि एक साहब ने मतलब ये रवायत जो रावी हैं वो ये बयान करते हैं कि मैं ये जो होती है ना जानवरों की खाल, ये बेचा करता था, ठीक है, और इसी तरह कुछ बर्तन वगैरह थे जो कि मैं बेचता था। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार में मेरे पास से गुज़रे, तो उन्होंने मुझे कहा अद्दे सदक़ात मालिक, कि इसका सदका अदा करते हो, यानी ये जो बाज़ार में तो लेके बैठे हो। तो वो रावी ये कहते हैं कि मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये तो जानवरों का चमड़ा है, खाल है, जैसे हमारे यहाँ चमड़ा, खैर बहरहाल कारोबार तो है, जूता तो बनता है उससे। तो अब उसके कहने का मकसद ये भी था कि कैसे मैं इसकी ज़कात दूँ, जानवर तो है कोई नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो हज़रत उमर ने कहा कव्विमो, इसको तोलो, सुम्मा अखरिज सदक़ातहु, फिर उसकी ज़कात निकालो, यानी वही 2.5%, ठीक है, यानी इसकी कीमत निकालो और फिर 2.5%। तो इस तरह की रवायतें मौजूद हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फुक़हा ये कहते हैं कि माल तिजारत में ज़कात है, और होनी भी चाहिए, बात समझ भी आती है, ठीक है। सोने चांदी पे ज़कात है, जो आपने तिजारत में नहीं लगाया, तो वो जहाँ तिजारत में लगाया हुआ है बढ़ी चली जा रहा है, तो वहाँ पे ज़कात नहीं है। लेकिन अहल ज़ाहिर कहते हैं कि नहीं है, माल तिजारत में ज़कात नहीं है। ज़ाहिरी स्कूल ऑफ था, अहल ज़ाहिर का मौक़िफ़ ये है कि माल तिजारत में ज़कात नहीं है। वो असल में इन सारी रवायतों को उड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़ईफ़ है ना, जो जिसमें आ रहा है कि ये है हसन दर्जे को पहुंच जाती हैं, ये हम उसूल हदीस में पढ़ेंगे। ज़ईफ़ रवायात कसरत तुरुक से हसन दर्जे को पहुंच जाती हैं, ठीक है। तस्हीह और तज़ईफ़ का जो फ़र्क आता है उसमें भी आपने बस फिर यही है कि सल्लु अलल नबी, हाँ सल्लु अलन नबी, ऐसे ही है, ठीक है। इसमें भी साल का गुजरना ज़रूरी है? हाँ, माल तिजारत में ज़ाहिर बात है साल का गुजरना ज़रूरी है। माल तिजारत में कहते हैं ये प्रॉफिट पे भी नहीं मानते जी, किसी चीज़ पे भी नहीं मानते। सर अभी तो आपने बताया था कि जैसे किराया भी तिजारत की तरह है, तो वो उसमें हर महीने मतलब जब भी आएगा जैसे प्रॉफिट तो तब देंगे। जी जी। तो फिर ये माल तिजारत के जो प्रॉफिट है इस पे साल गुजरने की शर्त क्यों है? माले ये जो माल तिजारत का जो प्रॉफिट है इस पे साल गुजरने की शर्त है? देखिए, उसमें साल गुजरने की शर्त तो है, ज़ाहिर बात है, लेकिन साल गुजरने की शर्त में असल में देखें कि वो कैलकुलेट कैसे होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे की फार्मेसी है, ठीक है, अब फार्मेसी है उसकी, तो साल के बाद ज़कात देगा, लेकिन ये है कि फार्मेसी में मेडिसिन आ रही हैं जा रही हैं, तो अब वो ये अंदाज़ा लगाएगा कि साल भर में उसकी फार्मेसी में कितना माल पड़ा रहा,
2 मिलियन का था, 3 मिलियन का था। या फिर यूँ भी कर सकता है कि साल के एंड पे उसकी फार्मेसी में कितना माल पड़ा हुआ है, या तो साल भर की एवरेज निकाल ले, या फिर देखिए वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो साल भर पड़ी रहे, वो तो एक्सपायर हो जाएगी ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, किराना स्टोर वाला है तो ज़ाहिर बात है उसकी भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तो साल तो किसी चीज़ पे नहीं गुजरा, वो तो बेसिकली ओवरऑल एक एसेट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि उसके पास जो है वो 1 मिलियन का एसेट है या 2 मिलियन का एसेट है, यानी वो चीज़ें बेसिकली कैश इक्विवेलेंट है ना, तो हम उसको कैश ही कंसिडर कर रहे हैं एक एतबार से। चीज़ तो आ रही है जा रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर साल गुजरे, इल्ला माशाअल्लाह के साल भर तक कोई चीज़ पड़ी रहे दुकान में। ठीक है, उमूमन आती हैं निकल जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। तो इस एतबार से जो है वो साल में जितना माल पड़ा हुआ है साल के आखिर में उसकी दुकान में, उस एतबार से वो ज़कात कैलकुलेट करे, उसका 2.5% निकाले, ये मुराद है। तो सर उस माल पे भी है और प्रॉफिट पे भी है, दोनों में ज़कात? नहीं, सिर्फ माल के ऊपर है। सर ये जैसे किराए की घर में तो हमने ये देखा कि घर पे नहीं है, और हाँ, दो चीज़ें हैं ना, मैंने वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो अभी बात आगे जाके खुलेगी। ठीक है, एक है एसिड और एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्हें हम कहते हैं ज़राए पैदावार। ज़राए पैदावार के ऊपर ज़कात नहीं है, ये आगे कहीं रवायत आएगी। ठीक है, अवामिल पैदावार, ठीक है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ज़कात नहीं होती, प्रोडक्शन के ऊपर होती है। अब यहाँ पे ज़राए पैदावार क्या है फार्मेसी में, यहाँ ज़राए पैदावार कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एसिड के ऊपर ज़कात होगी। ठीक है, तो बिज़नेस में दो सूरतें होती हैं, एक बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें असल एसिड के ऊपर ज़कात है, और बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात है। नहीं समझ रहे बात? फार्मेसी में प्रोडक्शन क्या हम उसको डिफाइन करेंगे कि फार्मेसी में एसिड के ऊपर ज़कात है ना, इसलिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं कि वो मीन बाकी है, प्रोडक्शन जारी है। जैसे आप देखें एक बंदे ने दवाइयों की फैक्ट्री लगाई हुई है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, समझ रहे? तो अपनी दवाइयों की फैक्ट्री की प्रोडक्शन पर ज़कात देगा। हाँ, वो प्रोडक्शन के ऊपर देगा। जैसे एबेट की फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन के ऊपर देगा। ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों फ़र्क आ जाएगा। हाँ, ट्रेड में मैन्युफैक्चरिंग में दोनों में फ़र्क आ जाता है। जो एसिड होता है बिजनेस का, इस पर भी मतलब निसाब की भी लिमिट है कि भी ज़कात जो सोना है 7.5 तोला उसकी अमाउंट को पहुंचना चाहिए कि वो कम भी हो तो क्या चीज़? ऐसे किसी का बिजनेस है उसको साल बाद कैलकुलेट करता है तो उसका जो है ना वो 7.5 तोला सोना की अमाउंट नहीं बनती जो उसके पास एसेट्स हैं, उस पर भी मतलब ज़कात निसाब देखेंगे कि निसाब से कम होगा तो उसमें ज़कात है। नहीं, बिजनेस एसिड ज़ाहिर बात है उसका निसाब तो है। हाँ, हर जगह निसाब तो है, बिजनेस एसिड का भी निसाब है। अब निसाब क्या है, मेजॉरिटी यही कहती है कि चांदी है, मतलब जिसने खोखा लगाया वो भी ज़कात दे। हाँ, पान शॉप जिसने खोली हुई है 80-90 हज़ार का तो माल होगा ना उसकी दुकान में, तो वो भी ज़कात दे। ठीक है, तो लेकिन हमने ये बात कही थी कि हमें ये बात समझ में आती है कि निसाब जो है ना बकिया चीज़ों का, उसमें सोने को मेयार बनाना चाहिए, क्योंकि क्यास वो भी कर रहे हैं, वो भी क्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यास हम भी कर रहे हैं, तो क्यास आप चांदी भी करें या सोने पे करें बराबर है, क्यास ही कर रहे हैं आप। लागत पर 2,500 बनती है ना। जी जी, लाख के ऊपर 2,500। ये डॉक्टर साहब वो हमारा बिजनेस है तो हम इसी तरह करते हैं, जैसे मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है तो उसमें ये होता है कि वो जैसे साल जो हमारा कारोबार चल रहा है 20 लाख में, तो हमने जब साल बाद हमने उसको फिर दोबारा लेन देन वाला मामला वो देखा, फिर उसके बाद जो अपने माल पड़ा उस पर देखा, तो सारा जो देखा तो हमारा जो हमने 20 लाख से काम शुरू किया तो अब वो 25 लाख पहुँच गया, 23 लाख पहुँच गया, तो हम 23 लाख के हिसाब से हम वैसे लगा रहे हैं। जी जी, ठीक है, ऐसे तो अहल ज़ाहिर का कहना ये है कि माल तिजारत पे ज़कात नहीं है। एक तो वो ये कि इन रवायतों को ज़ईफ़ कहते हैं, और दूसरा वो क्यास के कायल ही नहीं। अहल ज़ाहिर क्यास को मानती ही नहीं, क्यास का प्रिंसिपल ही उन्होंने उड़ाया हुआ है, वो हम उसूल फ़िक़्ह में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि ये रवायत एक नहीं है, कई एक हैं, और जब ज़ईफ़ रवायात एक से ज़्यादा हों तो वह हसन दर्जे को पहुँच जाती हैं, ये हम उसूल हदीस में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात?
जी, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, माल तिजारत जो है वो कब ज़कात के काबिल होता है। एक बात तो ये है कि जब उसकी मिल्कियत आपके पास हो, जब मिल्कियत आपको ट्रांसफ़र हो जाए ना, तो फिर वो ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप अपने बाप वाला सब के साथ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी ज़रूरत आपकी मिल्कियत में नहीं है। आपकी मिल्कियत में नहीं है। अगर आप वालिद साहब के साथ लगें, ठीक है, उनके कारोबार में, तो आपकी मिल्कियत नहीं है, आपके ऊपर ज़कात नहीं, ठीक है। या आपके वालिद साहब फ़ौत भी हो गए तो लीगली अभी तक आपको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आपके ऊपर ज़कात नहीं। जब मिल्कियत उसकी आपके पास आ जाएगी तो फिर उसके बाद से उसकी ज़कात आपके ऊपर लागू होगी। वो ट्रांसफ़र नहीं होता तो वो ये ज़कात कौन देगा? पर ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसके नाम है, जो उसका माल हो है, गया तो सारी बात है उसके ज़िम्मे ज़कात तो वाजिब रहेगी, तो उसके माल में से निकालेंगे। मिल्कियत में भी नहीं होता कि मिल्कियत तो उसकी होती है जिसका उस पे कंट्रोल और चीज़ पे एसेट है। हाँ, जिसे हम हक़ तसर्रुफ़ कहते हैं ना। हाँ, हक़ तसर्रुफ़। आपके पास आ वारिसन से वो लाज़िम है कि वो उसकी ज़कात दे। जी जी, जो वारिसीन हैं वो अपने मुवर्रिस की ज़कात निकालेंगे, ठीक है, उसके माल में से। दूसरा क्या है कि अगर उसने कोई प्लाट वगैरह लिया है, तो जब लिया है तो तिजारत की नीयत से लिया हो, ठीक है, तो जब उसने तिजारत की नीयत कर ली हो तो फिर ज़कात है, और अगर उसकी नीयत क्लियर नहीं है तो फिर ज़कात नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं इसमें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, माल तिजारत की जो है वो ज़कात कैसे निकालनी है। माल तिजारत की ज़कात इस तरह से निकालनी है कि देखिए, ये तो मुश्किल है, हमने कहा कि आप ये कैलकुलेट करें कि हर चीज़ के ऊपर जो है वो साल गुज़रा है कि नहीं गुज़रा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो माल तिजारत में आप ओवरऑल जो है वो साल का एतबार करते हैं, ठीक है। अब उसमें हाँ, एक मसला इख्तलाफी आ जाता है कि शुरू साल में, मिसाल के तौर पे हम निसाब ले लेते हैं, चलो चांदी ले लेते हैं, ठीक है। वो कहेंगे आप सब बार बार सोने का जिक्र कर रहे हैं, चांदी का हम जिक्र कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो 90,000 का माल जो है वो आपकी दुकान में पड़ा है, 1 लाख का, जनवरी में, ठीक है। दरमियान में वो माल जुलाई में जाके जो है वो 70,000 हो गया, फिर साल के आखिर में जाके वो 1 लाख का हो गया, तो अब ज़कात है कि नहीं है। अब बात समझ, यानी दरमियाने साल में वो जो माल था वो निसाब से कम हो गया, शुरू साल में और आखिर साल में वो निसाब के बराबर था। तो इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि ज़कात है। हम शुरू और आखिर साल में देखेंगे, अगर माल तिजारत निसाब को पहुंचता है तो हम दरमियाने साल को उसके अंदर शामिल समझते हुए उस पर ज़कात का फतवा देंगे। लेकिन इमाम अहमद वगैरह कहते हैं कि नहीं, अगर माल शुरू साल में जो है वो निसाब को पहुंचता था, दरमियाने साल में वो निसाब से कम हो गया तो ख़त्म, अब दोबारा जब निसाब को पहुंचेगा तो फिर साल शुरू होगा, और यही बात दुरुस्त मालूम होती है। हमारे बिजनेस के अंदर जो रूटीन के हम देखते हैं ना, तो सीजन वाइज चलते हैं। 6 महीने काम होता है, 6 महीने हम बैठ के खाते हैं, तो फिर तो हमारी ज़कात बनती है। जितने भी मार्केट्स में हमारे हैं, क्या अब सीजन वाइज काम होते हैं, तो फिर इसको कैसे करें? देखिए ना, वो सीज़न में भी निसाब को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, असल बात ये हो रही है, ठीक है। निसाब को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो साल में तो उसने कमा लिया ना, ठीक है। साल पूरा होने से पहले वो खत्म हो गया माल, बस पहले 6 महीने बैठ के खाया ना हमने। अच्छा, मतलब साल के से पहले हो गया, तो फिर दूसरे कौल के मुताबिक उस पर ज़कात नहीं है। यही बात बेहतर है कि वो जो माल है आपके पास साल भर क्या है पड़ा रहे। देखिए ना, वो फिर मसला उसमें यही आता है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी करने वाला माल है, ज़रूरत पूरी करने वाला। ये उसी सूरत में मेरे ख्याल में होगा जब आप चांदी को निसाब बना रहे हैं, ठीक है। अब बंदा हमारे मार्केट में किसी को भी नहीं लगेंगे। हाँ, सोना तो बंदा खाने से रहा, ठीक है।
कि 6 महीने सोना कमाए और 6 महीने सोने के हिसाब से खाए। लोग खाते होंगे, जारी बात है, डायमंड के हिसाब से भी खाते पीते होंगे, लेकिन कम है ऐसा है। क्लियर है जी बात? जैसे अपने मालिक का पैकेज जब जिसकी मिल्क में होगा वो ज़कात देगा, जैसे जो प्रॉपर्टी का फाइलिंग सिस्टम है इसको फिर हम कैसे मिल्कियत डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो डॉक्यूमेंट्स में स्टाम्प वगैरह लिखवा के वो दे चुका होता है अपनी तरफ से कि अब मेरी मिल्कियत निकल गई, लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से तो वो उसी बंदे के मालिक जो होता है वो खुद ही होता है। तो सर हम मालिक उसको कहते हैं जो काबिज है, ठीक है, जो काबिज है, बस आसान सी डेफिनेशन इसकी यही। ठीक, नेक्स्ट क्या है जी? हाँ, एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, ज़री पैदावार, उसकी ज़कात। तो कुरान में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, जो तुमने कमाया उसमें से भी खर्च करो, और उस जो तुमने कमाया इसमें वही बिजनेस आ जाता है ना, ठीक है, उसमें भी खर्च करना है, ठीक है, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला उसमें भी खर्च करो। ये ज़री पैदावार का जिक्र आ गया, यानी बिजनेस के ऊपर भी ज़कात है और ज़री पैदावार के ऊपर भी। और कुरान में एक और जगह पे क्या है? वातू हक़्क़हू यौम हसादी, उसका हक़ दो, जिस दिन तुमने खेती काटी है उस दिन उसका हक़ अदा करो, उसी दिन जिस दिन खेती काटी है। और उसका हक़ क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इससे मुराद ज़कात है। खेती का हक़ क्या है? ज़कात, जो उशर है या निस्फ़ उशर है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज है। अभी तक हमने जो परसेंटेज पढ़ी है करेंसी में, नकदैन में, माल तिजारत में 2.5% है, लेकिन ज़री पैदावार में परसेंटेज क्या है? 10% है या 5%। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किन फसलों के ऊपर ज़कात थी? तो वो 4 थी। आप सल्लम के ज़माने में जिन चीज़ों पे ज़कात ली गई ज़री पैदावार में वो 4 थी। अल-हिंता गंदम, व शईर जौ, व तमर खजूर, व ज़बीब किशमिश, मुनक्का जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इस पे अहले इल्म का इत्तिफाक है, ठीक है। वैसे रवायत ये भी ज़ईफ़ है। मैंने कहा था ना कि आप ज़्यादा उसमें जाएंगे ना तो साबित कुछ भी नहीं होगा ज़कात में फिर सिर्फ यही कुरान की आयत साबित होगी, वात उस ज़कात दो, ठीक है। अब क्या देनी है, कहाँ देनी है, कुछ भी नहीं साबित होगा। सर वो फिर वो जो उसूल है पर अमल कर लें, गनी से माल दे फिर गुरबा को देंगे। नहीं, अब ये उसूल हम बना तो रहे हैं, ये सारे उसूलों के तहत ही तो तज़किरा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये रवायत मुरसल है, तो मुरसल रवायत भी जब कोई और रवायत ना हो तो ज़ाहिर बात है उससे इस्तेदलाल किया जा सकता है, ठीक है। तो 4 चीज़ों में तो ज़कात है, इस पे तो इत्तेफाक हो गया, क्योंकि आप सल्लम के ज़माने में इनकी ज़कात वसूल की गई। क्लियर हो गई बात। अब जो बकिया चीज़ें हैं उन पे ज़कात है कि नहीं है? अब ज़ाहिर बात है फसलें तो 4 ये नहीं है ना, फसलें तो यहाँ कितनी हैं? हज़ारों हैं। कपास है, गन्ना है, मतलब ऐसी कीमती कीमती फसलें हैं, कुछ खाने वाली हैं, कुछ खाने वाली नहीं हैं। बागात हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, खुश्क मेवा जात हैं, ठीक है। उन सब की ज़कात का क्या हुक्म है? तो अता बिन साहिब कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुगीरा जो है उन्होंने ये चाहा कि मूसा बिन तलहा जो है वो सब्ज़ियाँ उगाते थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगीरा ने ये चाहा कि वो उनकी सब्ज़ियों की जो ज़मीनें हैं उन पे ज़कात वसूल करें, क्योंकि वो आमिल थे। तो मूसा बिन तलहा ने कहा कि भाई आप ज़कात नहीं ले सकते, सब्ज़ियों की ज़कात नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप सल्लम ने फरमाया सब्ज़ियों में ज़कात नहीं है। दारकुतनी की रवायत है, लेकिन बात फिर वही है कि ये ताबी का कौल है, मुरसल रवायत है। एक और रवायत है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हज़रत मुआज़ जो है वो सब्ज़ियों में सदका नहीं लेते थे। हज़रत मुआज़ को कहाँ गवर्नर बना के भेजा था आप सल्लम ने? यमन का, ठीक है। तो वो वहाँ की ज़कात वसूल करते थे, तो सब्ज़ियों पे वो ज़कात नहीं लिया करते थे। ये भी बाद रवायतों में आया। इमाम बहकी कहते हैं कि ये जितनी रवायतें हैं ना ये सब मुरसल है। मुरसल रवायत समझते हैं ना कि ताबी जो है वो हाँ सहाबी को छोड़ के, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जी मुरसल रवायतें ज़्यादा हैं, तो उनको मिला के आप ये बात निकाल सकते हैं कि सब्ज़ियों पर ज़कात
नहीं। आज के दौर में भी ठीक है, सर आज के दौर में लहसुन इधर जी। मुरसल रवायत उसको कहते हैं कि ताबी जो है डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करे, दरमियान में सहाबी को छोड़ दे। तो मेजॉरिटी ऑफ दी फुकाहा ये कहती है कि सब्जियों पर ज़कात नहीं है, मेजॉरिटी। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ पे ज़कात है, जो चीज़ ज़मीन से निकलती है उसके ऊपर ज़कात है। हमारे रिश्तेदार हैं आलू की ठीक। करते हैं अरबपति, उनको ज़कात ठीक है, नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात बेहतर है, ज़कात होनी चाहिए। हम उस पर आगे डिस्कस करते हैं। सर वो आखिर के दौर में ये बात होती होगी ना, मुख्तलिफ फसलें होती थी। जैसे यहाँ पे बात आई है कि हज़रत उमर ने क्या किया, अपने एक आमिल को लिखा कि जो ये अनार नहीं होता, अनार, तो अनार के बारे में कहा कि भाई इसकी ज़कात नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा भी कि जी ये अनार जो है ना, किशमिश की ज़कात आप ले रहे हैं, ये तो उससे भी महंगा है। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, रहने दो, मतलब हमारे पास कोई नस नहीं है। ये भी तो मसला है कि अब देखिए एक बात है ना कि मस्जिद और ज़रूरत में जलील कदर सहाबी हैं, लेकिन जहाँ क्लियर नस होता है वहाँ वो कुछ और कर देते हैं, और उसके बाद जहाँ पे इतनी वाज़ेह बात होती है कि वो कह रहे हैं कि उसका इतना ज़्यादा है। वो अब घोड़ों और ऊँटों वाली बात भी तो इसी नौयत की थी ना, जिस पे उन्होंने ज़कात लगा दी फिर घोड़ों पे। वो क़यामत वाले दिन हम उनको मिलेंगे, उनसे पूछ लेंगे। उस पे क्लियर कट नबी वसल्लम की हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है। अब यहाँ पे भी वही बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, उसको छोड़ दो, उसकी ज़कात नहीं देनी। अब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कह दिया, हम क्या कर सकते हैं। वो जो कॉन्टेक्ट के लिहाज से मैंने बात की थी ना, तो उस मौका मैन के लिहाज से उन्होंने शायद बात कर दी। अब हमें उस मौके का पता नहीं है। हाँ, ऐसे ही। कॉन्टेक्स्ट के नहीं है हमारे पास। तो इमाम तिरमिज़ी ये कहते हैं कि अहले इल्म का अमल इसी बात के ऊपर है, यानी आम तौर पे अहले इल्म का अमल या उनका फतवा यही है कि सब्जियों पर ज़कात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सल्लम ने भी ज़कात नहीं ली सब्जियों पे, और आपके खुलफा ने भी नहीं ली, हालांकि उस दौर में सब्जियां होती थी। हमें जो सुन्नत में मिलता है वो यही है कि गंदम के ऊपर ज़कात ली गई, खजूर पे ली गई, ठीक है, जौ के ऊपर ली गई, मतलब इस किस्म की फसलों के ऊपर जो आम तौर पे ग़ज़ा बनती थी। अच्छा, ये कुरान का जो आपने आयत पढ़ी थी, क्या लिखा कि तैयब माल पे और जो ज़मीन से हम निकालते हैं उस पे। हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को दलील बनाई। ये आगे बात आ रही है, अभी मज़ीद हम देख लें थोड़ा सा है फ़ुक़हा की राय क्या है। देखिए, इसमें हज़रत हसन बसरी की, इमाम शाबी, ये भी ताबीन में से हैं, सुफियान सौरी, तो ये कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं भाई ज़कात जो है ना वो बस 5 चीज़ों में ही है, 4-5 चीज़ों में, जिनका जिक्र नस में आ गया। ठीक है, गंदम, जौ, मकई, मकई को भी शामिल कर लिया, बाद रवायतों में मकई भी आती है, खजूर और किशमिश। एक राय तो ये हो गई। किशमिश कहते हैं इसको, अंगूर को जो खुश कर लेते हैं, मेवा। इमाम अबू हनीफा की राय ये है कि जो चीज़ ज़मीन से निकल रही है ना उसमें ज़कात है, भले वो सब्ज़ी हो, भले वो फल हो, क्योंकि कुरान में क्या आता है, मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला उसमें से ज़कात दो। ठीक है, ये नहीं कहा कि जी सब्ज़ियों की दो ना दो और दूसरों की दो, ये नहीं कहा। तो उन्होंने कुरान की उमूम से इस्तेदलाल कर लिया। या बाद रवायतों में क्या है, फ़ीमा सकत इस्समा अल उश्र, जिसको आसमान का पानी सिराब करे उसमें उश्र अदा करो। तो उन्होंने कहा जी जहाँ जहाँ आसमानी पानी पहुँच रहा है बस ठीक है, दो। तो उन्होंने इस किस्म की एक जो उमूमी दलाइल थे उनसे इस्तेदलाल कर लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जी ये जो चारा वगैरह होता है, घास फूस हो गई, बांस हो गया, तो इन चीज़ों की जो है वो ज़कात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है। आज तो खैर बांस भी वैल्यूएबल एसेट हो गया जी, आगे आएगा। कादी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं,
उनका कहना ये है कि ज़मीन में से जो चीज़ निकले उस पे ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन शर्त ये है कि वो चीज़ ऐसी हो जो साल तक बाकी रह सके, यानी 1 साल तक स्टोर हो सके। यानी उनके नज़दीक हर ऐसी चीज़ के ऊपर, यानी उन्होंने अब क्यास कर लिया, अब बात समझ रहे हैं, उन्होंने गौर किया कि ये जो 5 फसलें हैं जिन पे ज़कात का हुक्म दिया गया ये कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये स्टोर हो जाती हैं, ये 5 कौन सी हैं जो स्टोर हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हर वो फसल जो स्टोर हो सके 1 साल के लिए तो उसके ऊपर ज़कात है, और जो स्टोर ना हो सके उस पर ज़कात नहीं है। जैसे सब्ज़ियाँ, ठीक है, ख़राब हो जाएंगे ना, फल सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। अच्छा आजकल तो स्टोर हो जाती है, ठीक है, आजकल स्टोर हो जाती हैं, लेकिन स्टोर पे ख़र्चा पड़ता है ना आपका, वो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो अच्छा खासा ख़र्चा होता है। तो अब उन्होंने कहा कि जी देखें बात यह है, एक तो हम ये कहते हैं कि जी अनाज के ऊपर उसके ऊपर ज़कात है, दूसरा ये है कि इसके ऊपर भी ज़कात होगी, गन्ने के ऊपर ज़कात होगी, काटन के ऊपर, रुई के ऊपर ज़कात होगी, क्योंकि वो स्टोर हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, तो इन पे ज़कात नहीं है, क्योंकि ये स्टोर नहीं हो सकती साल भर के लिए। बात समझें, तो इन्होंने इस तरह से इसकी इल्लत निकाली। ककड़ी जिसे तर कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, हाँ, तर और चीज़ है, खीरा और है। इसे आजकल आगे ये पता चल जाएगा आगे। जो ज़कात वैसे जो उशर है सर, ये तो जब फसल होती है तब देना होता है ना, इसमें तो साल गुजरने की शर्त, हाँ, इसमें साल गुजरने की शर्त नहीं, ऐसा ही है। इमाम मालिक का मौक़िफ़ क्या है कि हर वो चीज़, यानी हर वो पैदावार, हर वो फसल, उसके ऊपर ज़कात है कि जिसको आप स्टोर कर सकें और खुश कर सकें और उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, खुश कर सकें, स्टोर कर सकें और बीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, जैसे गंदम, जौ वगैरह, ठीक है। सर ये तो फिर इसके अंदर खुश कर सकें, स्टोर कर सकें, ये तो सर अब सारे फ्रूट ड्राई हो जाते हैं, ड्राइड मैंगोज होते हैं, ड्राइड एप्रिकॉट होती है, ड्राइड हर चीज़, फिर तो जी उन्होंने अपने ज़माने के एतबार से बात की ना, तो हम पहले उनकी बात समझ लें, हाँ, वो बाद में फिर उसके क्या नताइज निकल रहे हैं तो वो तो ज़ाहिर बात है, आज होते तो हम उनसे पूछ लेते कि अब तो कोल्ड स्टोरेज भी आ गए। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने ज़माने के हिसाब के एतबार से क्या फ़तवा दिया, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी जो तिल हैं, तिल समझ, हाँ, तिल के ऊपर ज़कात है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी सब्ज़ियों के ऊपर, फलों पे ज़कात नहीं है, जैसे इंजीर पे ज़कात नहीं है और सेब पे ज़कात नहीं है, अनार पे ज़कात नहीं है, ये उन्होंने कहा, क्योंकि वो स्टोर नहीं हो सकते और उनको खुश्क नहीं किया जा सकता। इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ ये है कि हर उस चीज़ के ऊपर ज़कात है कि जो गज़ा हो, यानी गज़ाई अजनास के ऊपर ज़कात है। तो उन्होंने कहा देखें ये जो 6 चीज़ें हैं ना, 5 चीज़ें, 4 या 5, 6 नहीं 4 या 5, तो ये असल में बेसिकली गज़ा है। तो जो पैदावार जो है वो गज़ा की जिन्स से हो उसके ऊपर ज़कात है। अब रुई गज़ा की जिन्स से नहीं है, काटन, ठीक है, लेकिन बहुत सारी पैदावार ऐसी है जो गज़ा की जिन्स से हैं और साथ में वो ज़ख़ीरा भी हो सकती हो, ठीक है। सही क्वेश्चन जी, अगर रुई है और वो साथ रुई बेचता भी है, यानी फिर उसके साथ वो तिजारत वाला सूद, हाँ, फिर वो तिजारत वाला सूद। ये एग्रीकल्चर सारी तिजारत है सर, एग्रीकल्चर सारी तिजारत है, सही कह रहे हैं। इमाम अहमद जो है उनका कौल ये है कि हर चीज़ के ऊपर ज़कात है, वही जो इमाम अबू हनीफा का कौल है, ठीक है, और यही कौल ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि हर चीज़ पे ज़कात है। नेक्स्ट इन्होंने कहा जी जैतून की ज़कात, तो वो ये कहते हैं, इमाम नववी ये कहते हैं कि जी हमारे नज़दीक तो जैतून के ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है, और यही कौल इब्न अबी लैला का है और
लेकिन इमाम ज़ुहरी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा वो ये कहते हैं जी जैतून पर ज़कात है। ठीक है, ठीक है, होनी चाहिए। जो राय हैं ये उशर के मामले में है ना जी। उसके बाद एक बंदा बिजनेस कर रहा है सब्जियों में, उसने तो ज़कात देनी है अपनी तिजारत के लिहाज से। हाँ, जिसने बिज़नेस करना है तो उसने माल तिजारत के हिसाब से जो है वो ज़कात देनी है। सर ये वाली कौन सी एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें, अपने लिए जो उगा रहे हो? एग्रीकल्चरल आउटपुट जो वो अपने लिए उगा रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। कूद से मतलब वो चीज़ जो गज़ा बन सके। ठीक है, गज़ाई अजनास जिन्हें हम कहते हैं। अब कोई किसान है वो उशर दे देता है अपनी उसका पैदावार का, लेकिन वो आगे से नहीं कर रहे, तो फिर वो तिजारत की ज़कात अलग निकालेगा और उशर भी देगा? नहीं, ज़कात एक ही दफ़ा होती है, 2 दफ़ा ज़कात नहीं होती। ज़कात 2 दफ़ा नहीं होती, ज़कात एक ही दफ़ा होती है। जी जी, कौन सी निकालेगा सर, उशर क्या कोई एक ही निकालेगा? हाँ, कोई एक ही निकालेगा। ठीक है, उशर निकालेगा। पहली बात तो ये कि उशर ही निकालेगा, उशर ही निकालेगा। नेक्स्ट क्या है कि इसमें इख्तलाफ का सबब क्या है, वजह क्या है, तो वो हमने बयान कर दिया। कुछ ने अपने आप को नस तक महदूद किया, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें नस में आ गई बस उन्हीं में ज़कात है। और कुछ ने अपने आप को जो है वो क़यास की तरफ ले गए, तो उन्होंने जो चीज़ें नस में थी उनकी इल्लत निकाल ली। तो कुछ ने इल्लत क्या निकाली कि ये वो चीज़ें जो ज़ख़ीरा की जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा जी ज़ख़ीरा जो फसलें हो सकती हैं तो उनकी ज़कात है। और कुछ ने कहा कि जी ये वो हैं कि जो गज़ा बन रही हैं, तो उन्होंने कहा जी जो फसलें गज़ा बन रही हों तो उनकी ज़कात है। तो वो जैसे जैसे उनको इल्लत समझ में आई तो उन्होंने उसके एतबार से उसको फिर आगे मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर उसका हुक्म लागू कर दिया। सर जो सबसे पहले हमने बात पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों खुलफा जो हैं उन्होंने नहीं ली इनके ऊपर, सिवाय ये जो 4 या 5 चीज़ें हैं। तो सर वो फिर देखें वो वाली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत जो है उसको दवाहिक के साथ पकड़ लो। फिर सर वो बात फिर कहाँ चली गई? फिर जब हम इन मामलात में हम उनकी बात छोड़ के और फुक़हा की बात माने? नहीं, असल में बात यही होती है ना कि हम तक ये बात पहुंची नहीं। अब बात समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ रहे हैं। हम तक ये बात नहीं पहुंची कि आप सल्लम ने ली हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने नहीं ली। असल बात फिर वही, ये तो रावी कह रहा है ना सर। फिर वही गांधी साहब वाली बात हो गई कि आप फिर इस तरह हम हदीस फिर हम क्या करें? फिर वो अब हम कहते हैं कि नहीं, आप इस बात को समझें, इस बात को समझें। हमने सिर्फ सुनना है। नहीं, ये बात नहीं। ये पॉइंट जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करें कि रवायतों में हमें नहीं मिलता कि आप सल्लम ने सब्जियों की ज़कात ली हो, लेकिन रवायतों में ये नहीं आया कि आप सल्लम जो है ना सब्जियों की ज़कात नहीं लिया करते थे। अब बात समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। वो महज एक इस्तिदलाल का अंदाज़ है, एक अंदाज़ है कि हमें मिल नहीं रहा रवायत में कि आप सल्लम ने, किसी रवायत में मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि आप सल्लम ने ली भी नहीं होगी, हो सकता है। और दूसरा मतलब भी हो सकता है कि ली हो लेकिन जिक्र ना आया हो। अदम ज़िक्र नफ़ी नहीं। हाँ, अदम ज़िक्र जो है वो नफ़ी को मुस्तलज़म नहीं होता। सर ये तो हर बात में हो जाता है, अदम ज़िक्र वाली बात अगर हम करें तो फिर हर बात में वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में आप कर सकते हैं कि अगर ये जिक्र आया है तो हो सकता है कि वो जिक्र वाली रिवायत हमारे तक ना आई हो। हो सकता है। वो कह सकते हैं बुत रख के आते हैं बगल में, उसका भी जिक्र नहीं है, हम लोग कहते हैं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह करने लग जाए बुत भाई रिवायत कोई नहीं है ना बगल में कहते हैं कहीं कि अदम जिक्र है, इसलिए पहले सुन्नत की तरफ आ रहे हैं। इसे तो परेशान करती है इंसान। क्या चीज़ें जो पढ़ते हैं इख्तिलाफ देखते हैं तो परेशान होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान होने वाली क्या बात है। सल्लु अलन नबी है। फुक़हा कौन होते हैं?
चलें, ये अब एक लंबा चौड़ा बहस है, किसी और वक्त में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक बात यह है कि रवायतों में हमें ज़िक्र नहीं मिलता। ठीक है, ये रवायतों में ज़िक्र नहीं मिलता तो ये कोई सॉलिड दलील नहीं है। बस ठीक है, एक दलील है, आपने बयान कर दी कि भाई मुझे ज़िक्र नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। एक वाक़या जिसका तारीख़ में ज़िक्र नहीं है तो अब आप कहें कि ये हुआ भी नहीं होगा। ज़िक्र नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं हुआ होगा। सर ये बात फिर मॉडलिंग भी दुरुस्त नहीं है ना कि अगर कोई शख्स लेसन की पैदावार कर रहे हैं, कि हमारा भी यही काम है, लेसन की पैदावार बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल एसेट है। मतलब अब कोई ये कहे कि सिर्फ 5 चीज़ों पे ज़कात है, उसके अलावा किसी में उशर है, उसके अलावा किसी में भी नहीं है, तो ये ज़ाती होगी। मॉडलिंग भी एक अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी तरफ से उसको मोल्ड कर रहे हैं कि हमने इसको नहीं मिला। हालांकि बनता भी है, उसका अच्छा भला उसका एसेट भी है, लेकिन सिर्फ हम इसलिए हमने यही बात कही है कि कुरान का जो उमूम है ना, कुरान का जो उमूम है, ज़ाहिर बात है उसके पास भी तो दलील है ना, हमें उसकी दलील नहीं समझ में आ रही। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि तुम कुरान को छोड़ रहे हो, उसको भी तो देखे ना। आप पोजीशन ये लेके बैठे हैं जी वो सुन्नत छोड़ा है, तो वो आपके ऊपर उससे बड़ी तलवार लेके बैठा हुआ है कि तुम कुरान को छोड़ रहे हो। वही बात है ना, आप सल्लल्लाहु ने कुरान की आयत पढ़ के ये नहीं कहा कि सब्जियों में ज़कात नहीं है। अच्छा बात समझे ना, इस बात को समझे। सहाबा का कौल नहीं है, नबी का कौल नहीं है, फिर हम कुरान में तलाश करेंगे। कुरान ही है कि जो चीज़ ज़मीन से आए। तो वो होता यही है कि एक तफसीर वो है जो आप सल्लल्लाहु ने किसी आयत को पढ़ के कहा हो कि इसकी ये तफसीर है, और एक ये है कि हमने बना ली, यानी हमने कहा कि ये हदीस इस आयत की तफसीर है, तो वो इज्तिहादी तफसीर है। ये बात अहम है, ये गहरा नुक्ता है। हमारे यहाँ आम तौर पे कुरान मजीद की तफसीरें जो लिखी गई हैं ये दूसरे उसूल के मुताबिक लिखी गई हैं। वो क्या करते हैं कि एक हदीस कहीं से उठाई और कुरान की आयत के नीचे लिख दी, कहा कि जी हम तो हदीस से तफसीर कर रहे हैं। और भाई अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये हदीस इस आयत की तफसीर है, अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा। आपको समझ आ रही है, ये आपकी समझ है, बस ये डिफरेंस है। सर लेकिन रसूलुल्लाह का हर अमल कुरान के मुताबिक ही था, इशारे थे, वो तबयीन करने वाले थे, तो हर अमल उनका कुरान के मुताबिक ही था। ऐसे ही ऐसे ही, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। हम क्या अमल को ले सकते हैं कि वो तफसीर ही कर रहे हैं अमली तो नहीं। बात ये है कि वो भी जो कुरान की आयत को लेते हैं उनका अमल खुद ब खुद उसके अंदर आया। देखें, जो कुरान की आयत को ले रहे होते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो सुन्नत का इनकार कर रहे होते हैं, ये पोजीशन ले रहे होते हैं। सुन्नत के इनकार की तो पोजीशन किसी ने नहीं ली, उसने सुन्नत की इंटरप्रिटेशन की पोजीशन ली हुई है। अब आपको इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही तो वो कह रहा है कि मैं ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ जिसकी वजह से कुरान पे भी अमल हो रहा है, और आप सुन्नत की ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि कुरान और सुन्नत में आपने मुखालफत खड़ी की हुई है। मतलब उसकी पोजीशन लेके ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसकी बात हम ना माने। सर जो चारों ये जो बड़े बड़े अब हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अगर एक काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया, उसके बाद इन चारों जो सहाबा हैं उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा सर, अब जैसे ये इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद, इमाम, ये सारे लोग तो आई थिंक तबा ताबईन है ना, ये सारे तो तबा ताबईन है। मतलब एक इतनी सारी जनरेशन में काम पहले नहीं हुआ जिन्होंने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म लिया, डायरेक्ट कुरान नाज़िल उनके सामने हुआ, तो हम उनको छोड़ के देखिए असल में बात वही है, नहीं बात वही है, इसको अंडरस्टैंड करें। बहुत सादी सी बात है। हज़रत उमर के ज़माने में जो कुछ हुआ कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, हज़रत उस्मान के ज़माने में जो कुछ हुआ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई इवन किताब मौजूद नहीं है। एक रावी ने आके बाद में कह दिया कि जो उनके ज़माने में नहीं, बस ठीक है, रावी है, रावी का कौल है, अल्लाह के रसूल की बात तो नहीं है ना। अब एक बंदा आके कहता है बस ठीक है तुम्हारी बात है, बस ठीक है, तुम कहते हो कि नहीं लिया तो नहीं लिया होगा, लेकिन तुम्हारी बात है, तुम अपने आप को कहाँ रख रहे हो, मतलब अल्लाह के रसूल की जगह हम तुम्हें कैसे मान लें। तो बात ठीक है, वो उसका एक कौल है। वो ये कहता है खुलफाए राशिदीन के दौर में सब्जियों पे ज़कात नहीं ली गई, तो भाई तुम्हारा ये सिर्फ कौल है ना, इस बात को अंडरस्टैंड करें। वो उसका एक कौल है, वो कहने वाला कौन है, एक रावी है। हदीस को और इन चीजों को जुटलाते हैं, वो यही चीजों पे तो स्टैंड लेते हैं। अच्छा दूसरा, अगर ये पोजीशन ले लेके ली थी तो फिर उसकी दलील नहीं है ना फिर भी। तो इसकी भी कौन सी दलील है कि उन्होंने कहा है कि मैं नहीं ले रहा, ये कहीं लिखा हुआ है? रावी का अपना मुशाहिदा है, उसका अपना एक कौल है। नहीं, उसका मुशाहिदा भी नहीं होता, मुशाहिदा भी नहीं होता, वो उनके दौर का भी नहीं होता। ठीक है ना, सारी तो मुरसल रवायतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो वो है ही नहीं रावी,
और वो ये कह रहा है कि आप सल्लम के ज़माने में नहीं ली गई, तो भाई ठीक है, तुम्हारी एक बात है, क्या करें हम। अगर तुम्हें समझ में आता है कि नहीं ली गई तो बस ठीक है, चलते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इंसिस्ट ना करें, राय को अपनी थोपे ना, उसकी जो कमज़ोरी है, उसका जो ज़ौफ़ वाला पहलू है, उसको भी मद्देनज़र रखें। फिर ठीक है, आपका दिल मुतमईन है, आप उसके ऊपर अमल करते रहें, कोई हर्ज नहीं।